ओके, तो आज हम लोग शुरू करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट को। ठीक है, देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है जब आपका जो सप्लायर है गुड्स और सर्विसेज का, वो अपना क्लेम सेटल करे, उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। आपको सबसे पहले दो तीन चीज़ें समझनी पड़ेगी इस पूरे कंटेक्स्ट में। सबसे पहली चीज़, इनपुट टैक्स क्या होता है। इनपुट टैक्स का मतलब हुआ, मान लो सपोज दैट एक पर्टिकुलर बिजनेस है, उसने क्या किया है, उसने अपने गुड्स और सर्विसेज को क्या किया है, बेचा है। ठीक है, सॉरी, उसने अपने गुड्स और सर्विसेज को खरीदा है, मतलब कहीं से उसने रॉ मटेरियल खरीदा है। ठीक है, जब रॉ मटेरियल उसने खरीदा तो उसके ऊपर उसने क्या दिया होगा, उसके ऊपर उसने जीएसटी दिया होगा। इस जीएसटी को जो उसने खरीदते टाइम हमने पे किया था, उसे हमने क्या बोला, उसे हमने बोला इनपुट टैक्स। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ आती है आउटपुट टैक्स। इसका मतलब क्या हुआ, जब जो हमारा सेलर है, जो हमारा बिजनेसमैन है, उसने उसी पर्टिकुलर गुड्स को बेचा, उस टाइम उसने कुछ जीएसटी कलेक्ट किया लोगों से। इस पर्टिकुलर पोर्शन को हम क्या बोल रहे हैं, इस पोर्शन को हम लोग बोल रहे हैं आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब है हमारा जो सप्लायर है, उसने जितने जीएसटी पे किया है और जितना जीएसटी क्या किया है, जितना जीएसटी उसने कलेक्ट किया है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, उसको वही हमारा नेट जीएसटी है, जो कि हमारा पेएबल है। मतलब जो हमारा सप्लायर है वो अल्टीमेटली क्या कर रहा है, वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को जीएसटी कलेक्ट करके दे रहा है, लेकिन कितना देना है, पहले उतना वो निकाल लेगा जितना उसने क्या किया है, जितना उसके पास इनपुट टैक्स बचा हुआ है, वो अपना वाला पोर्शन निकाल करके फिर जितना उसने जीएसटी कलेक्ट किया है उसमें से डिफरेंशिएट करके वो उतना पोर्शन क्या करेगा, गवर्नमेंट को जमा करेगा। उसको हम लोग बोले नेट टैक्स पे। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग कुछ जो हमारा चैप्टर 5 है किसका, सीजीएसटी एक्ट 2017 का, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे चैप्टर 5 सीजीएसटी एक्ट का फ्रेमवर्क क्या है, कैसा है, मतलब कि उसमें अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस कैसे हैं, है ना, मतलब कि किस तरीके से उसके सेक्शंस डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो हमारा सेक्शन 16 है वो हमें क्या बता रहा है कि कौन कौन से लोग हैं जो कि एलिजिबल होंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए, क्या क्या कंडीशंस हैं जो कि उन्हें फुलफिल करनी पड़ेगी, जो उन्हें फॉलो अप करनी पड़ेगी। सेक्शन 16 सबसे बड़ा सेक्शन है, उसके बाद आता है सेक्शन 17। सेक्शन 17 क्या बोलता है, सेक्शन 17 बोलता है कि देखो ऐसा है कि जो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हो, वो उसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपने पर्सनल यूज के लिए किया होगा। तो पर्सनल यूज और बिजनेस यूज दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे, और कुछ पोर्शन क्या कर देंगे, कुछ पोर्शन हम इनपुट टैक्स क्रेडिट के अवेलेबल में जाएगा, कुछ पोर्शन ऐसा होगा जिसको आप नहीं अवेल कर सकते, जो पर्सनल यूज के लिए आपने यूज किया। ठीक है, इसके बाद आता है क्या, सेक्शन 18, जो हमें बताता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, मतलब कुछ ऐसे एग्जेम्प्ट सर्कमस्टेंसेस हैं जहां पे वैसे तो हमारी अवेलेबिलिटी नहीं होती इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की, लेकिन कुछ ऐसी स्पेशल सिचुएशंस बन जाती है, कुछ ऐसा स्पेशल सर्कमस्टेंस बन जाते हैं जहां पे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी हम क्या ले सकते हैं, हम इनपुट टैक्स क्रेडिट का फैसिलिटी ले सकते हैं। उसके बाद आता है सेक्शन 19, जो कि हमें क्या बताता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गुड्स और गुड्स सेंट फॉर जॉब। मतलब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हमने कैपिटल गुड्स लिया है या फिर कोई जॉब वर्क है, उस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे लेने का है वो हमें बता रहा है कौन, सेक्शन 19 बता रहा है। सेक्शन 20 हमें क्या बता रहा है, सेक्शन 20 हमें बता रहा है कि किस तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट होगा डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा, मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट बाय इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर। लास्ट सेक्शन हमें बताता है कि कैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट की रिकवरी ली जाएगी। ठीक है, अच्छा तो चलो आगे एक एक करके हम लोग सारे सेक्शंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब चलो शुरू करते हैं सेक्शन 16, जो कि सबसे पहला सेक्शन है किस चीज़ का, आपके सीजीएसटी एक्ट 2017 का। ठीक है, और चैप्टर 5 का। अब देखो सेक्शन 16 कुछ बेसिक बातें बोलता है जो कि उसके सब सेक्शंस में डिवाइडेड है। अगर हम लोग उन सब सेक्शंस को तोड़ करके उनका एसेंस निकालने की कोशिश करें तो इन टोटल आपके पास कितने आ जाते हैं, इन टोटल आपके पास 6 पॉइंट्स आ जाते हैं। ठीक है, इन 6 पॉइंट्स में हमने सेक्शन 16 को क्या किया है, हमने सेक्शन 16 को समराइज करने की कोशिश की है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बताता है, पहला पॉइंट हमें ये बताता है कि कौन वो बंदा होगा जो कि एलिजिबल होगा क्या करने के लिए, जीएसटी लेने के लिए। तो पहली चीज हमने क्या लिखी, इंटाइटलमेंट टू इनपुट टैक्स क्रेडिट, कौन वो होगा जो एलिजिबल है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए। ठीक है, दूसरी चीज हमने लिखी क्या,
कि कौन कौन सी कंडीशन है, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी कंडीशन है जो कि क्या करना पड़ेगा, जो कि फुलफिल करना पड़ेगा। इन टोटल इन्होंने बोला कि इन टोटल 4 कंडीशंस हैं जो कि आपको मिनिमम टू मिनिमम है कि वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, ठीक है, जिसके बारे में अभी हम लोग आगे बात करेंगे। उसके बाद आता है क्या कि अगर आपका जो गुड्स आपको मिला है वो लॉट्स में मिला है, लॉट्स में मिला है मतलब आपने जब गुड्स को खरीदा है तो या तो आपने लॉट्स में खरीदा है या तो इंस्टॉलमेंट में खरीदा है, तो ऐसे केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट कब मिलेगा मुझे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि कौन सी टाइम लिमिट है, मतलब कब तक मैं इनपुट टैक्स क्लेम सेटल कर सकता हूँ, कौन सी वो ड्यूरेशन है जहां तक मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट को ले सकता हूँ। अच्छा, उसके साथ कुछ चीजें आती है जैसे डेप्रिसिएशन का कंपोनेंट क्या होगा, और सप्लायर को पेमेंट, मतलब सप्लायर कब पेमेंट करेगा या फिर उसके पेमेंट के कितने दिन बाद हम आईटीसी ले सकते हैं। अब ये सारी चीजें एक एक करके हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये कि बोलता है, क्या बोलता है कि कौन वो पर्सन होगा जो कि क्या करेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल होगा। तो सबसे पहले कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो कि रजिस्टर्ड है, किसके अंदर, सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंदर रजिस्टर्ड है और वो यूज कर रहा है जीएसटीआई नंबर को बिजनेस पर्पसेस के लिए, ऐसा कोई भी बंदा इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए अवेलेबल है। अच्छा, एक चीज और, क्या ये जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो कहाँ पे जाकर के ऐड होगा, वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाकर के ऐड हो जाएगा। मतलब जो आपका सप्लायर होगा, सप्लायर के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो ऐड हो जाएगा, फिर उसके बाद वो सेटल होता रहेगा। अब दूसरी चीज आती है कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो कि हमें फुलफिल करनी पड़ेगी जब हम आईटीसी लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी कंडीशन है, सबसे पहले कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको प्रेजेंट करने पड़ेंगे। क्या प्रेजेंट करना पड़ेगा, सबसे पहले या तो एक टैक्स इनवॉइस, एक वैलिड टैक्स इनवॉइस प्रेजेंट करना पड़ेगा, उसके साथ साथ डेबिट नोट प्रेजेंट करना पड़ेगा, साथ ही साथ कुछ अदर कोई प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट। अगर आपका जो आपका कंट्रोलर है वो आपको बोल रहा है कि भाई देखो ये पर्टिकुलर चीज है जो कि आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, तो आपको वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट भी प्रेजेंट करना पड़ेगा। इन शॉर्ट हमने क्या बोला, हमने बोला कि कोई टैक्स इनवॉइस है, कोई डेबिट नोट है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है, तो इससे आपको क्या करना पड़ेगा, जो कि आपको दिखाए कि आपने इतना क्या किया है, आपने इतना सामान खरीदा है या फिर इतना सामान बेचा है, ठीक है। इन सारी चीजों को आपको वहां पे दिखाना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या बोलता है यही सेक्शन, ये बोलता है कि जो आपका क्या है, जो आपका गुड्स हैं वो कब मान लिए जाएंगे कि वो रिसीव हुए। तो गुड्स के केस में हम लोग क्या मान लेंगे, गुड्स के केस में हम ये मान लेंगे कि अगर जो आपका रिसिपिएंट है उसने कह दिया कि किसी और बंदे को जाकर के ये पर्टिकुलर गुड्स दे दो, तब भी हम ये मान लेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे कि वो गुड्स क्या है, वो हमें मिल चुके हैं। मतलब आप क्या हो, आप एक दुकानदार हो, आपने किसी से सामान को खरीदा है और आपने उस पर्टिकुलर जो सप्लायर था उससे बोल दिया कि आप मुझे ना दे करके इस पर्टिकुलर पर्सन को दे दो, तो ऐसे केस में भी हम मान लेंगे कि वो जो गुड्स है वो क्या है, आपको रिसीव हुए। सर्विसेज के केस में भी ऐसा ही है। सर्विसेज का केस में क्या है, सर्विसेज का केस ये है कि रिसिपिएंट की डायरेक्शन, जैसा रिसिपिएंट बोल रहा है उसकी जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से हम लोग मान लेंगे क्या, कि वो जो पर्टिकुलर गुड्स है वो हमने रिसीव हो गया। अच्छा, तीसरी कंडीशन क्या कहती है, तीसरी कंडीशन हमें बोलती है कि देखो ऐसा है, जितना भी टैक्स तुमने चार्ज किया है, किसके ऊपर चार्ज किया है, आपकी सप्लाई के ऊपर, है ना। सप्लाई के ऊपर का मतलब क्या हुआ, आपने जो पर्टिकुलर सप्लाई ली थी, आपने सप्लाई किया था, सप्लाई से आपको क्या मिला था, टैक्स मिला था, तो उसका जो नेट अमाउंट है वो गवर्नमेंट को आपने पे कर दिया। ये तीसरी कंडीशन है आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए। मतलब आपने क्या किया, आपने जो टैक्स लिया था, जो लोगों से वसूला था, उसको आपने गवर्नमेंट को पे किया है या नहीं किया है। और चौथी कंडीशन क्या कहती है, वो कहती है द पर्सन मस्ट हैव फिल्ड द रिक्वायर्ड रिटर्न अंडर सेक्शन 39। तो जो रिटर्न भरना है किसके अंदर, 39 के अंदर, सेक्शन 39 के अंदर, इसी एक्ट के सेक्शन 39 के अंदर, वो आपने भरा है या नहीं भरा है। अगर आपने नहीं भरा है तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। तो बेसिकली ये चार कंडीशंस क्या बोलती हैं, कि चार कंडीशन बोलती है कि अगर एक सप्लायर को इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है तो आपको ये सारी कंडीशंस क्या करनी पड़ेंगी, आपको कहीं ना कहीं ये सारी कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी।
अब इसके बाद कुछ दो छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं। सबसे पहला कि अगर आपने गुड्स को कैसे खरीदा है, आपने लॉट में खरीदा है या फिर मतलब आपने इंस्टॉलमेंट में खरीदा है, तो आप कब इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो? आप तभी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो जब आपका जो फाइनल जो क्या है फाइनल इंस्टॉलमेंट है, जब आपने वो भर दिया है, तभी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। इसका मतलब क्या है? सपोज़ दैट आपने 2010 में एक पर्टिकुलर गुड्स को खरीदा, ठीक है? अब उसको उसको आपने इंस्टॉलमेंट में खरीदा जो कि कब इंस्टॉलमेंट उसकी पूरी हो रही है, उसकी इंस्टॉलमेंट पूरी हो रही है 2017 में। तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट कब ले सकते हो? 2017 में ले सकते हो। पहले वाला पोर्शन मतलब 2010 में ही आप डायरेक्टली इनपुट टैक्स नहीं ले सकते। आपको कब लेना पड़ेगा? आपको उस पर्टिकुलर टाइम तक वेट करना पड़ेगा जब आपकी वो जो इंस्टॉलमेंट है वो खत्म हो जाए। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या आती है? पेमेंट टू सप्लायर। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या आती है? दूसरी चीज़ आती है पेमेंट टू सप्लायर। इसका मतलब क्या हुआ? सपोज़ दैट आपने एक गुड्स खरीदा और गुड्स खरीदने के बाद आपने सप्लायर को पैसा ही नहीं दिया। कब नहीं दिया? 180 दिन तक नहीं दिया, है ना? 180 दिन तक आपने पैसा नहीं दिया। तो ऐसे केस में और आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है, मतलब आपने लेजर में दिखा दिया है कि मैंने ये इनपुट टैक्स मैंने ये मेरा ये इनपुट बन रहा है, इसके ऊपर मैंने क्या ले लिया? इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है। तो ऐसे केस में क्या होगा? वो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है ना, वो रिवर्स हो जाएगा वो आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी। और जब तक आप उसका पेमेंट नहीं कर देते, किसका? वो जो आपका पर्टिकुलर सप्लायर है, जब तक आप उसका पेमेंट नहीं करते तब तक आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट कितना होता है? लमसम इंटरेस्ट होता है अराउंड 18% एज पर द जीएसटी। अच्छा देखो, अब एक चीज़ है जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, क्या? डेप्रिसिएशन ऑन टैक्स कंपोनेंट। इसका मतलब क्या हुआ? सपोज दैट आपने एक मशीन खरीदी, कितने खरीदी? 5 लाख रुपए खरीदी। इसके ऊपर आपने क्या दिया? आपने जीएसटी दिया। कितना दिया? सपोज दैट 10% दिया, तो 5 लाख का 10% कितना हुआ? 50,000 हुआ, ठीक है? तो इन टोटल आपकी मशीन की कॉस्ट कितनी बढ़ी? अगर आप अकाउंटिंग पे जाओ तो ये कॉस्ट कितनी पड़ रही है आपको? आपको 5,50,000 रुपये पड़ रही है। अब अगर जो बिजनेस है वो इनकम टैक्स लॉ के अंदर जो आपकी मशीन है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा है कितने अमाउंट के ऊपर? 5,50,000 के ऊपर, तो वही वो पर्टिकुलर बिजनेस आपका वो जो 50,000 का क्या दिया था उसने उसने टैक्स दिया था, उसको आईटीसी पे क्लेम नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है? या तो आप डेप्रिसिएशन का बेनिफिट ले सकते हो या तो आप आईटीसी का बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है? तो मतलब अगर आपने 5,50,000 की मशीनरी खरीदी है, मतलब कॉस्ट आपने बोल दी कितनी? 5,50,000, और उसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन निकाला है, प्रॉफिट एंड लॉस को कम किया है, तो आप इस पर्टिकुलर 50,000 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते हो, मतलब इसका बेनिफिट आप नहीं ले सकते हो, ठीक है? चलो, अच्छा, अब इसके बाद हमारा क्या है? हमारा आता है कि कौन सी आपकी टाइम लिमिट है, मतलब आपको आईटीसी कब तक क्लेम करने को मिलेगा। आप क्या हो? आप एक सप्लायर हो, आप कब तक आईटीसी क्लेम कर सकते हो? तो दो कंडीशंस आती हैं और जो भी इनमें से पहले पड़ रही है उसी कंडीशन को हम लोग देखते हैं। पहली कंडीशन क्या है? जो आपका ड्यू डेट है फॉर फाइलिंग द सितंबर रिटर्न ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब इस साल का जो सितंबर रिटर्न है उसको फाइल करते समय, या फिर दूसरी कंडीशन क्या कर रही है? द डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न फॉर दैट ईयर। जो भी इन दोनों में से क्या आ रहा है, जो भी इन दोनों में से पहले आ रहा है, वही आपका लास्ट डेट होता है क्या? इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने का इस पर्टिकुलर कंसेक्यूटिव मतलब इस पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है? तो इन ब्रीफ आपका सेक्शन 16 क्या बता रहा था? सेक्शन 16 आपको बोल रहा था कि कौन वो बंदा है जो इनपुट टैक्स क्रेडिट को ले सकता है, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, किस तरीके से आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है, अगर आप किस में ले रहे हो, अगर आप लॉट में ले रहे हो अपनी गुड को या इंस्टॉलमेंट में ले रहे हो, और सप्लायर का पेमेंट कब माना जाएगा, ठीक है? अच्छा, सेक्शन 16 जहाँ पे एक चीज़ बोल रहा था क्या कि कौन कौन ले सकता है, वहाँ पे सेक्शन 17 क्या बोल रहा है? सेक्शन 17 बोल रहा है क्या कि कौन कौन से यूज ऐसे होंगे जिनके केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? जीएसटी को अवेल कर सकते हैं, ठीक है? तो इसके अंदर कुछ जो पॉइंट्स हैं, जो ब्रीफ पॉइंट्स हमने निकाले, वो क्या है? सबसे पहला अपॉर्चमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, जो एक पर्टिकुलर बिजनेस है उसके वो जब इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहा है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट किस पे मिलेगा? जो काम जो पर्टिकुलर सप्लाई वो खरीद रहा है, किसके लिए?
है वो बिजनेस यूज के लिए खरीद रहा है। अच्छा, बिजनेस यूज के लिए कौन सी सप्लाई? जो सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई है उसी के केस में हमें क्या मिलेगा? हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अच्छा, तो टैक्सेबल सप्लाई है तो एग्जेम्प्ट सप्लाई क्या है? एग्जेम्प्ट सप्लाई को उसका अगला सेक्शन बता रहा है कि कौन कौन सी चीजें क्या है, कौन कौन सी चीजें एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर कहलाएंगी। अच्छा, उसके बाद कुछ पर्टिकुलर चीजें क्या, जैसे बैंकिंग और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, इसके केस में जो क्या है, जो पर्दा है किस चीज का, जो आपका एग्जेम्प्ट सप्लाई है और जो टैक्सेबल सप्लाई है वो बहुत ज्यादा माइनर है। तो उस केस में कैसे हम जीएसटी को अप्लाई करेंगे, या फिर उस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट हम कैसे ले सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ ब्लॉक्ड कैटेगरीज आती हैं, मतलब कि कुछ ऐसी कैटेगरी है जहां पे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, उसको हम लोग इसके अंदर समझेंगे। फिर उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी की, मतलब क्योंकि एक बिजनेस क्या कर रहा है, बिजनेस कभी कभी प्लांट एंड मशीनरी को खरीद रहा होता है, किस लिए? अपनी सप्लाई करने के लिए, अपने बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए। तो उस केस में प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन क्या है और गवर्नमेंट क्या बोलती है, गवर्नमेंट किस बारे में क्या बोलती है कि अगर मिक्स्ड यूज है, किस चीज का, पर्सनल और बिजनेस का मिक्स्ड यूज है, तो ऐसे केस में हम इनपुट टैक्स क्रेडिट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ये सारा कुछ ब्रीफिंग हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? सेक्शन 17 में पढ़ेंगे। तो सेक्शन 16 क्या बोला था कि क्या है इनपुट टैक्स क्रेडिट और इसका एलिजिबिलिटी क्या है और कंडीशंस क्या है। सेक्शन 17 क्या बोल रहा है कि आप कौन कौन सी कैटेगरी में क्या ले सकते हो, आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हो। एक एक करके इनके पॉइंट्स को हम लोग ब्रीफ में समझेंगे। तो जो सबसे पहला सेक्शन है वो क्या, सबसे पहला जो पार्ट है वो क्या करता है? अपॉर्चमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अपॉर्चमेंट का मतलब क्या होगा? जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो 70% यूज किए गए हैं, किसके केस में? 70% बिजनेस पर्पस पे यूज किए गए हैं और जो 30% है वो पर्सनल यूज के लिए यूज किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 70% वाला जो हिस्सा है उस पे जो बिजनेस है वो क्या कर सकता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। और इस 70% के बाद अब आप देखो, अगर हम लोग इसका क्या बनाएं, एक फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करें, तो वो फ्लो चार्ट कैसा बनेगा कि देखो ये जो आईटीसी है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस यूज पे चल सकता है। ठीक है, दो यूज हो सकते हैं, मतलब आपने गुड्स को खरीदा है तो पर्सनल यूज के लिए भी हो सकता है, बिजनेस आपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स को खरीद रहा है या फिर बिजनेस यूज के लिए खरीद रहा है। तो जो बिजनेस यूज के लिए खरीद रहा है उसी के ऊपर आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। उसके ऊपर से जो गुड्स टैक्सेबल है, मतलब एग्जेम्प्ट सप्लाई तो एग्जेम्प्टेड होंगी, उसके केस में आप आईटीसी नहीं अवेल कर सकते। जो जो सप्लाई क्या है, टैक्सेबल है, सिर्फ उन्हीं केस में आप क्या कर सकते हो? आईटीसी का बेनिफिट ले सकते हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ले सकते हो। किस केस में? सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज में। तो अभी पिछले वाले पार्ट में हमने बोला कि क्या, हमने ये बोला कि देखो एग्जेम्प्ट जो पोर्शन है उसके ऊपर हम आईटीसी नहीं ले सकते। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब क्या है ये हम जब डिफाइन करेंगे, तो एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब क्या है, कुछ दो चार चीजें आ रही है। सबसे पहली चीज क्या, जो भी सप्लाईज आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पे कर रहे हो, मतलब आपने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पे जितनी भी सप्लाई की है टैक्सेबल सप्लाई, तो वो सप्लाई क्या मानी गई? हमने माना गया कि ये एग्जेम्प्ट सप्लाई है। उसके बाद क्या चीज? ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी, मतलब आपने किसी सिक्योरिटी में ट्रांजैक्ट किया है या फिर किसी सेल ऑफ लैंड में किया है या सेल ऑफ बिल्डिंग पे किया है, तो ये सारी जो क्या है, ये सारी जो आपकी सप्लाईज है इनको हम एग्जेम्प्ट मान रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है क्या? सब्जेक्ट टू कंडीशंस, मतलब कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं जिन्हें हमने मान लिया है कि ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। अच्छा, उसके बाद कौन कौन सी चीजें हैं जो कि एग्जेम्प्ट सप्लाई से अनएक्सक्लूड करती हैं, मतलब कौन कौन सी चीजें हैं जो कि एग्जेम्प्ट सप्लाई के स्कोप में नहीं आ रही हैं। तो कोई भी एक्टिविटी जो कि लिस्टेड है कहाँ पे? शेड्यूल 3, किसी भी और एक्टिविटी से जो कि रियल एस्टेट एक्टिविटी नहीं है, उन सब को हम क्या मानेंगे? उन सबको हम एक्सक्लूडेड मानेंगे एग्जेम्प्ट सप्लाई में। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब क्या? इन टोटल यहाँ पे एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब कोई भी सप्लाई जो कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे आ रही है, या फिर कोई भी सप्लाई क्या है जो कि सेल ऑफ सिक्योरिटी, सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग पे आ रही है। ठीक है, इसके बाद आता है क्या चीज? इसके बाद आता है सेक्शन 17 का एक फॉलो अप सेक्शन, जो कि क्या बोल रहा है? जो कि बोल रहा है कि आपका जो बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके केस में हम क्या करेंगे। देखो यहाँ पे पॉइंट क्या है, जो बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, उस केस में जो लाइन है जो कि डिफाइन कर रही है किस चीज को, जो कि डिफाइन कर रही है एग्जेम्प्ट सप्लाई और क्या टैक्सेबल सप्लाई को, वो लाइन बहुत माइन्यूट होती है। तो हमारे पास दो ऑप्शन रहता है, बैंक
के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या, या तो वो अपॉर्चमेंट करती है, जैसा हमने पहले रूल्स में देखा कि मतलब एग्जेम्प्ट सप्लाई को अलग करे, टैक्सेबल सप्लाई को अलग करे, और जितनी टैक्सेबल सप्लाई है उसके ऊपर अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट ले। और दूसरा ऑप्शन उसके पास क्या होता है कि 50% ऑफ जो भी उस पर्टिकुलर मंथ का है, उस पर्टिकुलर सप्लाई जितना भी हुआ है उस पर्टिकुलर मंथ में, उसका 50% आईटीसी क्लेम कर ले, बाकी सारा क्या हो जाए, बाकी सारा आईटीसी लैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली मतलब अगर आपने आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हो। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि आप टैक्सेबल सप्लाई को अलग करो, नॉन टैक्सेबल सप्लाई को अलग करो। ये किसका केस है, ये बैंक का केस है। ठीक है, बैंक के ही केस में दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि देखो पूरी सप्लाई का 50% हमने क्या बोल दिया, 50% हो गया हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए अवेलेबल, दूसरा 50% क्या हुआ, वो अनअवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपने ये पर्टिकुलर मेथड शुरू कर दिया है तो आप इसको किसी फाइनेंशियल ईयर के बीच में चेंज नहीं कर सकते। आपको ये पूरे फाइनेंशियल ईयर तक यही एक ही मेथड पे जाना पड़ेगा। या तो आप क्या लो, या तो आप अपॉर्चमेंट रूल पे चलो, या तो आप केस पे चलो, या तो आप अपने 50% वाले ऑप्शन पे चलो। अब आती है कौन सी चीज, अब आती है कुछ ऐसी कैटेगरीज जिसके ऊपर आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या चीज आती है, सबसे पहले आती है कोई मोटर व्हीकल ली है आपने, कोई वेसल ली है, कोई एयरक्राफ्ट ली है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना प्रपोर्शन ब्लॉक्ड होगा, वो प्रपोर्शन ब्लॉक्ड होगा जो भी व्हीकल जिनकी सीटिंग कैपेसिटी क्या है, जिनकी सीटिंग कैपेसिटी 13 है या फिर 13 से ज्यादा है। ठीक है, मतलब कि कोई भी पर्टिकुलर व्हीकल जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 या 13 से ज्यादा है, वो क्या हो जाएगा, वो ब्लॉक्ड हो जाएगा। मतलब उस कैटेगरी पे आप आईटीसी नहीं क्लेम कर सकते। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, अगर वो पर्टिकुलर जो गुड्स है वो रीसेल के लिए आपने परचेज किया है, या फिर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की तरह आप उसको यूज कर रहे हो, या फिर ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, तब आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर क्या है, अगर वो 13 से ज्यादा लोग हैं, और दूसरी चीज आपका क्या है, आपका वो पूरा का पूरा प्रपोर्शन क्या है, वो पूरा का पूरा प्रपोर्शन इन एक्सेप्शंस के अलग आ रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप क्या नहीं कर सकते, आप उसमें आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हो। इसके बाद दूसरी कैटेगरी क्या आती है ब्लॉक में, कि अगर आपने कोई इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, आप रिपेयर करवा रहे हो कोई पर्टिकुलर कार को, या फिर कोई मेंटेनेंस करवा रहे हो किसका, मोटर कार का, वेसल का, या एयरक्राफ्ट का, तो इस केस में आईटीसी कब अलाउड है, सिर्फ स्पेसिफिक कैटेगरी में। जैसे कि क्या आ गया, जैसे कि रीसेल आ गया, जैसे कि ट्रांसपोर्ट आ गया, जो हम लोगों ने अभी इससे पहले पढ़ा था, उसी कैटेगरी में क्या है, उसी कैटेगरी में आपका आईटीसी लेना अलाउड है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या चीज आती है, फिर उसके बाद आते हैं स्पेसिफिक सर्विसेज। स्पेसिफिक सर्विसेज का मतलब क्या हुआ, जैसे देखो फूड एंड बेवरेजेस हो गया, मतलब आप को खाना बेच रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद ब्यूटी ट्रीटमेंट हो गया, हेल्थ सर्विसेज भी हो गया। जब तक ये दे आर सप्लाइड एज टैक्सेबल सप्लाई, मतलब जब तक ये टैक्सेबल सप्लाईज के फॉर्म में ना हो, तब तक आप इसके ऊपर आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। मतलब जब तक आप क्या कर रहे हो, जब तक इसको एज अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई, मतलब आप उसको नॉन टैक्सेबल सप्लाई की तरह आप यूज कर रहे हो, तब तक आप उसके ऊपर आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हो। जब आपने उसको टैक्सेबल एज अ टैक्सेबल सप्लाई क्या किया, बेचा है, तभी आप क्या कर सकते हो, तभी आप उसके ऊपर आईटीसी क्लेम कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद आता है क्या, इसके बाद आता है आपका कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कोई ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, तो उसके भी केस में हमारा क्या है, हमारा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, आप उसे अवेल नहीं कर सकते हो तब तक जब तक आप उसको फर्दर बेच ना रहे हो। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि एक बिल्डर ने बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग बनाने के बाद उस बिल्डिंग के जो लोग जो अपार्टमेंट्स थे उसको लोगों को बेच दिया, तो उस केस में तो वो आईटीसी अवेल कर सकता है। लेकिन उसी बिल्डर ने अपना कॉर्पोरेट ऑफिस बना लिया बिल्डिंग में, तो ऐसे केस में वो क्या नहीं ले सकता, आईटीसी अवेल नहीं कर सकता है। फिर कुछ एक्सेप्शनल केसेस आते हैं, जो कि जैसे क्या है, जैसे कि आपका पर्सनल कंजम्पशन के लिए, जैसे कि अगर आपका गुड्स क्या हो गया, चोरी हो गया, या फिर स्टोलन हो गया है, या फिर जो है क्या हो गया है, मतलब चोरी हो गया है, या फिर कहीं ना कहीं क्या हो गया, आपने उसको गिफ्ट सैंपल की तरह बांटा है, तो ऐसे पर्टिकुलर केसेस में हमारा जो आईटीसी है वो आप अवेल नहीं कर सकते हो किसी भी कंडीशन में। ठीक है,
अच्छा, अभी इसके बाद क्या आ रहा है? अभी इसके बाद आ रहा है प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी जब आप यहाँ पे पढ़ रहे हो तो इसका मतलब क्या है? इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है वो सारे प्लांट एंड मशीनरी जो कि यूज किए जा रहे हैं किसके लिए? अगर आप उसको आउटवर्ड सप्लाई के लिए आप उसको यूज कर रहे हो तो हम उन सारे प्लांट एंड मशीनरी को क्या कर लेंगे? उनको इंक्लूड कर लेंगे। मतलब कोई भी ऐसा प्लांट मशीन जो कि यूज हो रहा है किस चीज में? आपकी आउटवर्ड सप्लाई के केस में यूज हो रहा है, उन सबको हम क्या बोल रहे हैं? उन सबको तो हम लोग प्लांट एंड मशीनरी बोल रहे हैं। लेकिन क्या क्या चीज एक्सक्लूड हो रही है? किसी भी तरह की लैंड, किसी भी तरह की बिल्डिंग, किसी भी तरह का सिविल स्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन टावर, पाइपलाइन वगैरह, ये सारी पाइपलाइन आउटसाइड फैक्ट्री प्रेमाइसेस, ये सारी चीजें क्या होंगी? ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाएगी? ये हमारे प्लांट एंड मशीनरी को नहीं दिखाएंगे। तो बेसिकली देखो, अकाउंटिंग में जब हम लोग प्लांट एंड मशीनरी को पढ़ते थे तो कई सारी चीजें आप इंक्लूड कर रहे होते थे, है ना? ये सारी चीजें आप इंक्लूड कर रहे होते हो। लेकिन यहाँ पे जब आप क्या बोल रहे हो? प्लांट एंड मशीनरी बोल रहे हो, तो इसका मतलब हुआ सिर्फ और सिर्फ वो प्लांट एंड मशीनरी जो कि यूज हो रही है कहाँ पे? जो कि आउटवर्ड सप्लाई में यूज हो रही है। अच्छा, इसके बाद कुछ मेथड दिया है किसने? गवर्नमेंट ने कहा कि देखो कई बार क्या होता है, एग्जेम्प्ट सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई क्या होता है, उसका हम लोग मिक्सचर यूज कर रहे होते हैं। मतलब हम उसको अलग नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो कुछ प्रिस्क्राइब मैनर बताएगी बेसिकली आपके बिजनेस के हिसाब से कि आपको इस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर आपका क्या है, आपका जो मिक्सचर हो रहा है सप्लाईज का, तो उस पर्टिकुलर केस में आप कैसे अलग अलग करोगे, छांटोगे। ठीक है। सो बेसिकली बहुत ज़्यादा हो गया है ना? तो आज के लिए यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, फिर उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो।